नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। उत्तराखंड एक बार फिर प्राकृतिक आपदा के चपेट में है। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में कुछ इस तरह की घटनाएं घटी, बादल कुछ ऐसे फटा कि जनमानस का दुश्मन बन गया। क्या स्थिति है फिलहाल, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कैसे जो लोग इस बहाव में बह गए हैं उनको लेकर के किस किस तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं, हमसे बात करने के लिए उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी हैं। सर, बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है। जी। सबसे पहले तो ये बड़ी दुखद घटना है उत्तराखंड के लिए, लेकिन जो घटना घटी है उसको अगर देखें तो घटना घटी उसके तुरंत बाद प्रशासन से लेके, सेना से लेके सरकार, सभी सतर्क नजर आए। क्या स्थिति है मौजूदा अभी? देखिए, उत्तराखंड का वर्षा काल हमेशा अभिशाप बनकर ही आता है। एक तो हमारे पास सीमित भूखंड है, हमें जो कंस्ट्रक्शन करना है उसी क्षेत्र में करना। 70% क्षेत्र तो हमारा वन क्षेत्र रहता है, पर्यावरण के रक्षक भी हम हैं। लेकिन प्राकृतिक आपदाएं पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रही हैं, हम सबके लिए चिंता का विषय है। उत्तराखंड का ऐसा कोई पहाड़ी जिला नहीं है, खासतौर पर अगर मैं राज्यों की बात करूँ, हिमाचल में उसमें मैं जोड़ सकता हूँ, जहाँ लगातार बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। और अभी तक भूकंप और बादल फटने की घटनाओं का रोकथाम के लिए किसी प्रकार का कोई वैज्ञानिक एक तरीका निकल कर नहीं आया है। आपदा है, बहुत दुखद है। कल की घटना से हम लोग सब स्तब्ध हैं, क्योंकि हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि इस प्रकार की घटना होगी। लगातार 3 दिन से बारिश थी और एक बहुत बड़ा सैलाब जो है वहाँ से निकल कर आया। और कभी कभी उस नदी में पानी आता था। ठीक है, आज कुछ मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उस पुस्तक में इस बात का भी उल्लेख है कि कई वर्षों पहले उसी गाड़ में, उसी नदी में वो एक प्रकार का स्वरूप पहले भी इस रूप में आया था। लेकिन ये भी सच है कि जब घटनाएं घटती हैं कुछ सालों के बाद लोग उस घटना को भूल जाते हैं। लेकिन अब कड़ाई के साथ नदी के किनारे बसावटें रोकनी पड़ेंगी, और ये पूरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे हिमालय राज्यों के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। जिस प्रकार की घटना कल घटित हुई उसके बाद आज तक भी हम जिन लोगों को बचाने की स्थिति में हो सकते थे वो स्थिति में हम लोग हैं नहीं। लेकिन आर्मी के जो कैंप था उसके कुछ लोगों को उसमें बचाया गया, कुछ और लोगों को बचाने का प्रयास हुआ। आज 130 लोगों को रेस्क्यू किया गया जो वहाँ फंसे हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी घटनास्थल पर गए, उन्होंने सब प्रकार की व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास किया। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है। ये पूछना चाहती हूँ कि जब घटना घटी तो उसके क्योंकि हर्षिल जो आर्मी बेस था उसके पास में ही ये था, तो सबसे पहले आर्मी वहां पे पहुंची। इस घटना में हालांकि आर्मी के भी कैंप जो हैं वो बह गए, उनके भी कुछ जवान लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी मुस्तैदी के साथ एनडीआरएफ और प्रशासन और सेना ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। खुद मुख्यमंत्री वहां घटनास्थल पे पहुंचे हुए हैं, आसपास उसका देखिए निरीक्षण कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी टच में है। क्या लग रहा है कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन तो प्रारंभ हो चुका है। हाँ। एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, हमारे सैनिक की जो 4 बटालियन वहाँ गई हैं, वो सब प्रकार की व्यवस्था भी वहाँ जाने, जहाँ वो आपदा है उस क्षेत्र में जाने का रास्ता नहीं था, तो आर्मी के लोगों ने रास्ता बना दिया है। तो मैं कह सकता हूँ कल से निश्चित रूप से एक तो जो लोग बचे हैं पहले तो उनको जो भूस्खलन क्षेत्र है वहाँ से निकालना था। आज उन अधिकतर परिवारों को वहाँ से निकाल दिया गया है, उनको सुरक्षित जगह पर उनका तैनाती, उनके रहने की व्यवस्था की गई है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो सबसे बड़ा संकट है वो संकट इस बात का है कि 20 फीट नीचे लोग दबे हैं। मलबा है, जिस जो चर्चा, जो जानकारी में आ रहा है उसमें कितने लोग दबे हैं, उसकी शिनाख्त कैसे की जाए। अब इतनी बड़ी हो कि वो इतना ज़्यादा मलबा है कि उसके लिए एक भारत सरकार के हेलीकॉप्टर की बड़ी मशीनें वहाँ पहुँचेंगी, तब जाकर कुछ चीज़ें निकल पड़ सकती है। लेकिन अभी किसका परिजन दबा है, कौन दबे, होटल के कर्मचारी कितने थे, इसकी विस्तृत जानकारी सरकार जुटा रही है। जब वो विषय आता है तो उसके बाद चीजें होंगी। केदारनाथ की घटना के बाद दूसरा बड़ा, मैं कह सकता हूँ, घटनाक्रम था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि और बड़ी घटना से माँ गंगा ने बचाया है। कि पहाड़ के अंदर क्या होता है, मौसम साफ होता है तो सारे गांव के लोग बाजारों में आते हैं। बाजार के अंदर था, मार्केट था वहाँ, लेकिन बरसात होने के कारण लोग अपने घरों में रहे। इसलिए स्थानीय कैजुअलिटी ईश्वर की माँ गंगा की कृपा से इतनी मात्रा में हो नहीं पाए। लेकिन क्योंकि प्रलयकारी रूप था
और उसमें जो भी अब दबे हैं उनको निकालने का सरकार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से किस तरह के सहयोग मिल रहे हैं और क्या-क्या आपकी उम्मीदें भी हैं? देखिए, बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। भगवान, मैं तो कहता हूँ कि उत्तराखंड जैसे देवभूमि के लिए मोदी जी एक ईश्वर के स्वरूप में आए हैं। केदारनाथ की जो घटना हुई थी, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा जो सहयोग वहाँ किया गया, उसको आज भी वहाँ की जनता के मन मस्तिष्क में है। और आज भी घटना के घटने के तुरंत बाद गृह मंत्री जी का मुख्यमंत्री से वार्ता करना, प्रधानमंत्री जी का फोन जाना, एक एक चीज में सहयोग की बात करना, हर प्रकार से सहयोग को उपलब्ध कराना, ये जो प्रधानमंत्री जी का जो पक्ष है, गृह मंत्री जो पक्ष है, हम उसके ऋणी हैं। और मैं कह सकता हूँ कि भारत सरकार के सहयोग से ही, केवल ये आपदा की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इस बीच में बहुत सी आपदाएं आई, उन सब में भी भारत सरकार का पूरा सहयोग रहा है और इसमें भी उनका सहयोग रहेगा, तो हम इस विकट परिस्थिति से भी निकल पाएंगे। हरीश रावत जी कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो थोड़ा आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। थोड़ा देखिए, स्थिति को समय काल परिस्थिति को समझना पड़ता है। अपोजिशन को भी आज अच्छा होता, वो आपदा, जैसे मैंने एक टीम बनाई, हमने अपनी टीम को भेजा है, हमने कहा कि बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था होनी चाहिए, जो जिनको भोजन की उपलब्धता नहीं है उनकी भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने पूरी एक टीम बनाकर अपने विधायक को उसमें रखा, दायित्वधारी को हमने उसमें रखा, हमारे प्रदेश के महामंत्री उसका नेतृत्व करेंगे। अच्छा होता है कि हरीश रावत जी की कांग्रेस पार्टी वहाँ पर सहयोग के भाव से बात करती है। अब आपदा कोई सरकार जानबूझ के गठित करना संभव नहीं है, और जैसे मैंने शुरू में कहा कि सीमित स्थानों पर ही हमको सब कुछ डेवलप करना है। एक और हम उत्तराखंड का पलायन रुक जाए, पलायन वापिस हो जाए, तो वापिस आएंगे तो घर भी चाहिए, उनको रहने के लिए भी चाहिए। अब ये भी सच है कि जितनी कैपेसिटी पहाड़ की उतने घर जितने बनते उतने बनाए जा सकते हैं, लेकिन बहुत से तो अब हमने प्राधिकरण बनाकर उसको भी रोकने का प्रयास किया है, तो भी आपदा पिछले 2-3 सालों से हो रही, कोई इस वर्ष का विषय नहीं है, और इस आपदा को रोकने के लिए कोई वैज्ञानिक तरीका जरूर ढूंढना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल, विकास एक सतत प्रक्रिया है, उत्तराखंड का भी विकास होना चाहिए, लेकिन इस विकास का कहीं ना कहीं प्रभाव भी उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, चाहे वो टिहरी डैम हो, चाहे वो टनल्स हों, उसकी वजह से भी माना जा रहा है, लोगों का कहना है, जानकारों का, कि ये भी एक वजह है, और अवेयरनेस नहीं जगाना कि नदियों के किनारे घर बसाने। हाँ, देखिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि विकास के लिए हमको वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से ही योजनाएं तैयार करनी पड़ती हैं। अब रेल के कनेक्टिविटी चाहिए, तो बिना सुरंग के संभव नहीं है पहाड़ों के अंदर। हमने ऑल वेदर रोड को जो स्वरूप दिया है, सड़कें चौड़ी हुई, निश्चित रूप से पहाड़ का कटान हुआ होगा, और इसी प्रकार से घटना के बाद कई वर्षों घटना को भुला जाना, ये एक अभिशाप के रूप में, क्योंकि जिस स्थान पर, जिस धनाल स्थान पर एक घटना हुई है, बताया जा रहा है कि कई वर्षों पूर्व वहां पर इसी प्रकार घटना घटित हुई। उसके बाद भी लोगों ने कुछ सर्वे के बाद वहां होटल बनाने प्रारंभ किए, और अचानक जब ये प्रकोप आता है, तो कम से कम हमारे पूर्वज काल के में कहते भी थे कि वर्षा काल में नदी किनारे नहीं रहना है, तो लोग वैसे भी घर भी होते तो भी वर्षा काल में पहाड़ों की दूर चोटी में अपना आवास बना देते थे, और जो धीरे धीरे अब आज की परिस्थिति में उसको मान नहीं रहे हम लोग। लेकिन पहाड़ के लिए ठीक प्रकार की व्यवस्था है, उसका रख रखाव की दृष्टिकोण से कहूँ मैं, विकास के दृष्टिकोण से मैं कहूँ, उसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, और मुख्यमंत्री जी इस दिशा में प्रयासरत हैं। अभी प्राधिकरण हमने बनाए हैं, उन प्राधिकरणों के माध्यम से कितनी मंजिल का आपका घर होना चाहिए, आपको नदी से कितनी दूरी पे होना चाहिए, वो सब प्रकार के प्रावधान उसमें किए हैं, लेकिन जो बन गए वो टूट नहीं रहे हैं, नए बनने से रोके जा रहे हैं। ये माँ गंगा का मायका माना जाता है जहाँ पे ये घटना घटी है। हाँ, और टिहरी डैम को लेकर के बहुत विरोध भी हुआ था, ऐसा कहना था लोगों का कि प्राकृतिक जो धाराएं हैं उसको बांधने की ये कोशिश जो है वो उत्तराखंड के लिए। देखिए, अब टिहरी बांध बन के खड़ा हो चुका है, टिहरी बांध से देश को बिजली की उत्पत्ति भी हो रही है। अब आज की तारीख में टिहरी बांध पर किसी प्रतिक्रिया का विषय बनता नहीं है, लेकिन टिहरी बांध से बनने वाले बादलों को किस प्रकार से हम ऐसा व्यवस्थित स्वरूप दे सकते हैं कि वो कम से कम इस प्रकार की ये जो बिजली का गिरना, एक जगह बादल फटना, ये सब चीजों में रोक लग सके, उसके लिए कोई वैज्ञानिक तरीका आप ढूंढने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जब घटनाएं इस रूप में आती हैं तो सरकारें उस दिशा में प्रयासरत है, शोध की जरूरत है, शोध निश्चित रूप से दिशा में होगा, वैज्ञानिक शोध की जरूरत है। देखिए, उत्तराखंड की अगर बात करें तो चुनौतियां सिर्फ
प्रकृति नहीं है। प्रकृति तो है ही, प्राकृतिक से प्रचुर उत्तराखंड को प्रकृति की सहायता बनना पड़ता है, लेकिन वही प्रकृति कभी-कभी आपदा बन जाती है। लेकिन अगर दूर-दराज में बसने वाले लोग वहाँ नहीं बसते हैं, पलायन करने लगते हैं, तो कहीं न कहीं वो खाली क्षेत्र जो है अपराध का गढ़ भी बन जाता है। ऐसे में कैसे लोगों को बसाया जाए और कैसे हटाया जाए, इस पर भी चिंतन की ज़रूरत है। ज़ाहिर-सी बात है, ये एक प्राकृतिक आपदा है, तो शोध, वैज्ञानिक कारण और उनके निवारण की भी एक चिंता के विषय है ये। फिलहाल 131 लोग करीब बचाए जा चुके हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। कितने लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, इसकी अभी कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं हो पाई है। जो प्रारंभिक बाइट आई थी, जो बयान आए थे, उसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। जय